बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक होती है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो हमारा कोर्स है वो भी ही एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसमें हम सैंपल को एटम्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे। ये हमारा जो है कोर्स है कि और उसके लिए जो एटमाइज़र यूज़ होता है वो है आईसीपी। आज हम जनरल जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी टेक्निक है जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत आते हैं। In the atomic spectrometry techniques most commonly used for trace element analysis, the sample is decomposed by intense heat into a cloud of hot gases containing free atoms and ions of the element of interest. कि पहले हमें सैंपल को डिकम्पोज करना है और उसको एटम में कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है उसको हम हीट देंगे और देयर आर वेरियस सोर्सेज टू कन्वर्ट द सैंपल इनटू एटम्स। फिगर 1.3 shows the instrumental arrangement for 4 different techniques used to detect these atoms or ions. ये आप देख सकती है इस स्लाइड पे 1.3 एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री सिस्टम है। ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक इमिशन जो कि हमारा टॉपिक है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस एंड एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। हमारा जो कोर्स है वो इनसे रिलेटेड है, एटॉमिक इमिशन से। अब आप देख सकती है कि इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इधर ये लैंप है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है। दिस इज़ द फ्लेम विच कन्वर्ट द सैंपल इनटू एटम्स एंड when it relax to the ground state it emit radiation, and that emit radiation a particular wavelength is allowed by the monochromator, and then that radiation of interest is detected by the detector. अब एटॉमिक इमिशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन या लैंप नहीं होती, ये फ्लेम या प्लाज्मा। Here the flame or plasma act as a source of energy as well as a atomizer. तो फिर जो है वो मोनोक्रोमेटर वो या पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन जो है उसको कन्वर्ट करके इनटू मोनोक्रोमेटिक, एंड देन द डिटेक्टर डिटेक्ट द रेडिएशन ऑफ द इंटरेस्ट। एंड इसी तरह एटॉमिक फ्लोरेसेंस की बात कर ले तो ये लैंप थोड़ी सी ना जिस तरह हम इधर जो है 180 डिग्री पे और इधर 90 डिग्री पे, या इधर ऊपर होता है या इधर एक साइड पे, तो ये लैंप है फ्लेम और प्लाज्मा, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू एटॉमिक स्पीशीज, एंड देन द रेडिएशन फ्रॉम दिस सोर्स इज एब्जॉर्ब और passes through the sample, and the sample goes to the excited state. When it relaxes to their ground state, it emits radiation, and that radiation is then converted into monochromator by the monochromator, monochromatic radiation by the monochromator, and then they detect the radiation of particular wavelength. And this is the mass spectrometry. This is the plasma which pass through the sample, and sample is converted to the ions, and these ions are then separated into mass spectrometer, and the detector detect that ions. अब आते हैं, this is
अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इसका डिटेल जो है इधर पढ़ेंगे। एनालिटिकल टेक्निक्स बेस्ड ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीट्री। इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री, जिस तरह मैंने पहले डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, AAS light of a wavelength characteristic of the element of interest is shown का मतलब है डायरेक्ट a torch or other light shown somewhere in order to see something in the dark। ये shown का मतलब है through this atomic vapors के रेडिएशन को पास कर लेते हैं या सोर्स ऑफ रेडिएशन को, और वो जो सैंपल एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट हुआ है उससे पास कर लेते हैं। जिस तरह ये डायग्राम है, ये लैंप है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है, दिस इज द फ्लैम विच कन्वर्ट द सैंपल इनटू एटम्स, देन दीज एटम्स, द एटम हियर एब्जॉर्ब this radiation and the transmitted radiation is then passed through the monochromator, और फिर उसका जो एब्जॉर्बेंस है उसको मेजर कर लेते हैं। some of this light is then absorbed by the atoms of that element। the amount of the light that is absorbed by these atoms is then measured and used to determine the concentration of that element in the sample। In optical emission spectroscopy, the sample is subjected to temperature high enough to cause not only dissociation into atoms but to cause the significant amount of collisional excitation and ionization of the sample atoms to take place। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या सिंपल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लैम या प्लाज्मा इट बोथ एक्ट्स एज ए एटमाइज़र एज वेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक तो इसका काम ये है कि सैंपल को कन्वर्ट कर लेते हैं एटॉमिक स्पीशीज़ में, और देन दैट एटम इज़ एक्साइटेड by its heat। So there are two functions of the atomizer in atomic emission spectroscopy। Once the atoms or ions are in their excited state, they can decay to lower states through thermal or radiative emission energy transition। या तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होगा और नॉन रेडिएटिव डीके होगा, या उससे रेडिएशन इमिट होगा। इन ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी OES, the intensity of the light emitted at specific wavelength is measured and used to determine the concentration of element of interest। फिर वो जो रेडिएशन इमिट कर लेता है जिस वेवलेंथ पे, तो उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द OES रिजल्ट्स फ्रॉम द excitation properties of the high temperature source used in OES। एक तो हाई टेम्परेचर सोर्स यूज़ किया जाता है, ये एडवांटेज है। These thermal excitation sources can populate a large number of different energy levels for several different elements at the same time। यानी इसका मतलब ये है कि इस जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इससे हम बहुत सारे एटम को, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम एक्साइट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें सोडियम, पोटाशियम, कैडमियम, निकल, कोबाल्ट, सारे के सारे जो है हम उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। ऑल ऑफ द एक्साइटेड एटम्स इन आयंस can then emit their characteristic radiation at nearly the same time, or at a same time they emit radiation of particular wavelength।
यानी सपोज सोडियम है, उसका एक पर्टिकुलर वेव लेंथ पे वो इमिशन करेगा। इसी तरह कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, कैडमियम है, जिंक है, उसकी अपनी वेव लेंथ है, उस पर वो रेडिएशन इमिट कर लेता है। This results in the flexibility to choose from several different emission wavelengths for an element and in the ability to measure emission from several different elements concurrently at the same time or simultaneously. अब के emission spectroscopy को simultaneously can be used for more than one elements. However, a disadvantage associated with this feature is that as the number of emission wavelength increases, the probability also increases for interferences that may arise from emission lines that are too close in wavelength to be measured separately. There is a disadvantage of the spectral interferences because in emission spectroscopy not only the analyte is excited, other species present in the sample can also be excited and they also emit radiation. If an interfering species have the wavelength which is close to the analyte wavelength, then there will be a spectral interferences which can affect the result. Therefore, this is a disadvantage of the emission spectroscopy. In atomic fluorescence spectrometry (AFS), a light source such as that used for atomic absorption spectrometry is used to excite atoms only of the element of interest through radioactive absorption transition. कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस चूँकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें भी इमिशन रेडिएशन को इमिट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, लेकिन in this case the source of radiation is used, while in emission spectroscopy there is no source of radiation. This is the main difference between the emission and the fluorescence spectroscopy. When these selectively excited atoms decay through radiative transition to lower levels, their emission is measured to determine concentration, much the same as in OES. The selective excitation of the AFS technique can lead to fewer spectral interferences than in the OES. Because why? Here the spectral interferences are lower as compared to the OES, because the source of radiation emit radiation of particular wavelength which only excite the analyte, not the whole species. Therefore, there is less chances of the spectral interferences in the atomic fluorescence spectroscopy instead of the optical emission spectroscopy. However, it is difficult to detect a large number of elements in a single run using AFS, as the number of spectral excitation sources and detectors that can be used at one time is limited by the instrument. लेकिन अब एटॉमिक फ्लोरेसेंस की भी ये एक खामी है, दिस डिसएडवांटेज ऑफ द एटॉमिक फ्लोरेसेंस, कि you can use that technique at a time for a single element, not for more than one elements, while atomic emission spectroscopy can be used for more than one species at a time. Another technique called atomic mass spectrometry is related to three atomic
स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक डिस्क्राइब्ड अबव, ये भी उसी तरह टेक्निक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है. Instead of measuring the absorption, emission or fluorescence of the radiation from a high temperature source such as the flame or plasma, mass spectrometry measure the number of singly charged ions from the elemental species within a sample. यानी उधर हम इधर जो है हम एब्जॉर्प्शन या इमिशन या फ्लोरेसेंस मेजर नहीं करते, बल्कि जो आयंस हमारे पास आए हैं उसको मास टू चार्ज रेशो से सेपरेट कर लेते हैं. Similar to the function of a monochromator in the emission absorption spectrometry that separate light according to wavelength, a quadrupole mass spectrometer separate the ions of various elements according to their mass to charge ratio in atomic mass spectrometry. उधर तो हमारे पास मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है, इधर हमारे पास मास एनालाइज़र या क्वाड्रपूल मास स्पेक्ट्रोमीटर एनालाइज़र जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आयंस को सेपरेट करते हैं मास टू चार्ज रेशो के तहत. इन जनरल there are three types of thermal sources normally used in analytical atomic spectrometry to dissociate sample molecules into free atoms. One is the flame, second is the furnace, and third is the electrical discharge. And this is related with our course, the electrical discharge. हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. जो फ्लेम और फर्नेस है, दीज आर द ओल्ड टेक्निक्स, इसलिए हम इस जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो एडवांस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. एंड दिस फ्लेम एंड फर्नेस आर द ओल्ड टेक्निक्स, आर अनदर वर्ड द एटमाइजर used in the emission spectroscopy. High power laser have also been used for this purpose, but tend to be better suited for other uses such as solid sampling for other atomization sources. अगरचे हम लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो है दूसरी टेक्निक में हम इसको यूज़ करते हैं, जिस तरह लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत लिमिटेड जो है यूज़ किया जाता है. द फर्स्ट टू टाइप ऑफ sources, flame and furnaces, are not hot enough to dissociate most type of molecules into free atoms. ये इसके डिसएडवांटेज है कि फ्लेम और फर्नेस का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता जो कि सैंपल को कन्वर्ट कर ले इनटू एटम्स. कुछ ऐसी सैंपल्स हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको एटम में कन्वर्ट किया जाता है, जिस तरह रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स हैं. द मेन एक्सेप्शंस आर रिफ्रैक्टरी कार्बाइड्स, हाफनियम carbide, silicon carbide, zirconium carbide, and oxides, refractory oxides. For example, the oxide of aluminum, alumina, silicon, इसको silica भी कहते हैं, and magnesium या magnesia, which can exist as molecule at upper flame and furnace temperature of 3000 to 4000 Kelvin. यानी ये जो रिफ्रैक्टरी कार्बाइड है या ऑक्साइड है उसको काफ़ी टेम्परेचर चाहिए तब कहे जाए कि दे आर कन्वर्टेड इनटू एटम्स. और फ्लेम एंड फर्नेस का टेम्परेचर जो है दिस इज़ नॉट टू मच हाई, देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमिन द these refractory carbides and silicon by flame or furnace emission spectroscopy. तो उसके लिए हम फिर प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं. When configured properly, flame and furnaces can also be used to excite many elements for emission spectroscopy. अगर हम
फ्लेम और फर्नेस को ऐसी तरीके से उसको एडजस्ट कर ली। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लेम and flame is basically the combination of oxidant and fuel। अब उन दोनों के मिलाने से अगर उसका रेशो कम या ज़्यादा करते जाएंगे तो फिर उनसे टेम्परेचर जो है कुछ हद तक इंक्रीज़ भी हो जाता है। ये किसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेकिन फिर भी जो है वो इतना हार्ड नहीं होता है जितना प्लाज्मा होता है, because most of the free atoms in typical flame and furnaces are in their ground state. However, absorption spectrometry is the preferred method to detect the presence of elements of interest। फिर भी बास केस में जो है एब्जॉर्प्शन भी यूज़ किया जाता है। The exception are those elements whose lowest excited state is low enough in energy that it can be easily populated by a flame or furnace। कुछ ऐसी भी एलिमेंट्स है जिसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल या स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेम जो है उनको दिया जाए, हीट दिया जाए तो उसको एक्साइट किया जाता है। जिस तरह आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट का जो है वो उसके बारे में कुछ पढ़ा भी होगा, फ्लेम टेस्ट। फॉर एग्जांपल ऑफ सच एलिमेंट आर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर लेस यानी दे रिक्वायर्ड लेस एनर्जी एंड इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू एटम्स। तो वो जो है हम फ्लेम या फर्नेस से कर सकते हैं ईजिली। इन फैक्ट फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री इज स्टिल widely regarded as the preferred method for detecting alkali metals। Alkali metals are they have required less amount of energy to excite it, therefore they can be easily determined by the flame emission spectrometry। Electrical discharges are the third type of atomization sources used in analytical ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो थर्ड है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, इट हैव हाई टेम्परेचर या टू मच हार्ड टेम्परेचर, दे आर टू मच हार्ड। तो इसका जो है ये भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। फॉर मेनी ईयर्स DC arcs and AC sparks were the mainstay of the OES, mainstay thing on which something else is based or depends। तो अब जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की कुछ टाइप्स है उसमें आर्क है, स्पार्क है। तो आर्क इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पार्क इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी was also used for many purposes before the ICP। These electrical discharge are created by applied current or potential across an electrodes in an inert gas and typically produce a higher temperature than traditional flame systems। तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है बजाय फ्लेम के। More recently, other type of discharges namely plasmas have been used as atomization excitation source for OES। जो मॉडर्न टेक्निक है उस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। Strictly speaking, a plasma is any form of matter that contains an appreciable fractions greater than 1% of electrons and positive ions in addition to neutral atoms, radical and molecule। Plasma is a mixture of electron, positive ions, neutral atoms, radical and molecules, इसका combination है।
Two characteristics of plasmas are that they can conduct electricity and are affected by a magnetic field. ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक तो वो कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट कर लेता है. द इलेक्ट्रिकल प्लाज्मास यूज फॉर एनालिटिकल optical emission spectroscopy are highly energetic ionized gases. It has high temperature. They convert almost the refractory oxides into atoms. They are usually produced in inert gases, although some works has also been done using reactive gases such as oxygen. यानी ज़्यादातर इनर्ट गैसेस यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऑक्सीजन को भी यूज़ किया जाता है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ द प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड. These plasma discharges are considerably hotter than flame and furnace, and thus are used not only to dissociate almost any type of sample but also to excite and or ionize the atoms for atomic and ionic emission. ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये सैंपल को सिर्फ एक्साइट नहीं करता, सैंपल को कन्वर्ट नहीं करता इनटू एटम, बल्कि उसको एक्साइट भी कर लेता है और उसको आयन में भी कन्वर्ट कर लेता है. द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द आर्ट, या इन अदर वर्ड इसका मतलब है मॉडर्न और एडवांस इन प्लाज्मा सोर्सेज फॉर एनालिटिकल optical emission spectrometry is the argon supported inductively coupled plasma. और फिर प्लाज्मा भी तीन टाइप्स के हैं. How the plasma is generated? There are three types. One is the inductively coupled plasma, second is the direct current plasma, third is the microwave induced plasma. Other plasmas currently being used include direct current plasma and the microwave induced plasma. अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास there are three ways to produce the plasma. One is the inductively coupled plasma, second is the direct current plasma, third one is the microwave induced plasma. तो लेकिन उसमें जो ज़्यादा एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है डेट इज़ ICP, यानी इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा, और हमारा जो कोर्स है वो भी इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा पे मुश्तमिल है. बिकॉज द आर्गन ICP कैन एफिशिएंटली generate singly charged ions from the elemental species within a sample, it makes an ideal ion source to use synergistically with mass spectrometry. Synergistically means combined या collective या collaboratively. This combination of an ICP and mass spectrometer is called ICP-MS. इसके this is hyphenated techniques. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो उसका ख़ुलासा जो है वो ये है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं डेट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. और फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी देयर आर 4 टेक्निक्स: एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक फ्लोरेसेंस एंड एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री. ये 4 टाइप्स है. फिर हम उसमें आ गए थे कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एक्सप्लेन किया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमाइज़र. वन इज़ द फ्लैम, फर्नेस एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस. अब हमने फिर फ्लेम और फर्नेस के बारे में कि दीज आर द ओल्ड टेक्निक बट स्टिल यूज फॉर मैनी एलिमेंट्स विच हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी.
और फिर हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एटमाइज़र या एटमाइजेशन which convert the species into atoms, and electrical discharge is more preferable as compared to the flame in furnace due to its high temperature. Then we have discussed it. Electrical discharge source of atomization are three types. One is the a spark, and the second is the arc, and the third one is the plasma. And our course is based on the plasma emission spectroscopy या plasma inductively coupled plasma spectroscopy. तो ये सारा जो है आज का लेक्चर था. If you have any question you can share with me. Thanks a lot for your patience.